हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का इसका बेसिक्स का बारे में हम आज जान लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हमारा वीडियो। सो बेसिकली प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरत है फ्रेंड्स? जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है? इसको आप एनालॉजी में आप सिंपली आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमको इंश्योरेंस जैसे है प्रोटेक्शन। सो इंश्योरेंस हमको क्यों ज़रूरत है हमारा प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में ये प्रोटेक्शन ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये हमारा फॉल्ट अकरेंसेस जितना भी फॉल्ट होते हैं उसको आइसोलेट करके, जो फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए फ्रेंड्स। और इसका जो मेन पर्पस है हमारा, जो इक्विपमेंट डैमेज को कम से कम करने के लिए, और इक्विपमेंट आउटेज को कम करने के लिए, और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, और हमारा जो इक्विपमेंट डैमेज है इसको कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए इस हमको ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ज़रूरत है फ्रेंड्स। और हमारा जो फॉल्ट्स है, मतलब जब क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स, फॉल्ट्स एंड सिस्टम है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिकली हमारा फॉल्टेड इक्विपमेंट है बहुत ही डैमेज हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा जो कंडक्टर्स है इसका वेल्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये मेल्ट होकर वेल्ड हो जाते हैं हमारा कंडक्टर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट करंट जाते हैं किलो एम्पियर्स में। अगर वो किलो एम्पियर का फॉल्ट करंट इवन फॉर मिली सेकेंड इसमें भी जा रहे हैं, तो उसका वजह से जो हीट इफेक्ट है, जो थर्मल इफेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। उसको हमारा जो मेटल को मेल्ट करके वेल्ड कर देते हैं कंप्लीटली। और हमारे इक्विपमेंट का, इसका वाइंडिंग्स का, इसका इंसुलेशंस का कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं अगर इसको ज़्यादा देर तक हम छोड़ दिया तो। इसीलिए फॉल्ट को क्लियर करना सबसे मिनिमम टाइम में फॉल्ट को क्लियर करना चाहिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, अगर इसको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई नाफ्ता टैंक है या डीजल टैंक है या पेट्रोल टैंक है, उस सबको अगर वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसमें अगर कम से कम टाइम में इसको क्लियर नहीं किया, तो उस फॉल्ट का वजह से वहाँ आर्क या फ्लैश ओवर हो सकते हैं, उसकी वजह से मेजर फायर या एक्सप्लोजन हो सकते हैं हमारे इक्विपमेंट में। और अगर इस फॉल्ट को हम जल्दी क्लियर नहीं करेंगे, तो वो हमारा एडजेसेंट इक्विपमेंट्स को भी और एडजेसेंट प्रोसेस को भी, अगर प्रोसेस में बात करेगा तो एडजेसेंट प्रोसेस प्लांट्स में भी डिस्टर्ब करेगा, और इट में लीड्स टू टोटल पावर फेल्यूर का भी लीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कभी भी फॉल्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली शॉर्ट सर्क्यूट फॉल्ट से जो मेजर फॉल्ट से हैं, दूसरा ओपन फॉल्ट्स भी होते हैं या शॉर्ट फॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली जो शॉर्ट सर्क्यूट फॉल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें वोल्टेज डैम्प हो जाते हैं, वोल्टेज में डिप हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत ही सारे मोटर्स में रीएक्सेलरेशन शुरू करते हैं, बहुत ही एक्सेसिव करंट स्टार्ट होते हैं फॉल्ट क्लियर होने के बाद भी। और अगर फॉल्ट में अगर स्पाइक से, मतलब लाइटनिंग सर्ज या कोई इसकी वजह से, तो ओवर वोल्टेज भी हो सकते हैं फॉल्ट की वजह से। अगर इस फॉल्ट में प्रोलॉन्ग डिप्स आते हैं, अगर फॉल्ट ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो हमको वोल्टेज डिप हो जाते हैं। अगर वो बहुत देर तक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो मोटर्स है इसका अगर वोल्टेज कम हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा करंट लेते हैं इसको। तो मोटर्स का बहुत ही ज़्यादा करंट लेते हैं टॉर्क मेंटेन करने के लिए। अगर इसका स्पीड में भी वेरिएशन हो सकते हैं, और प्रोसेस इंडस्ट्रीज है तो इसका वोल्टेज का वजह से इसका जो प्रोसेस का पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई डॉल मेकिंग इंडस्ट्री है तो उसका शेप वो सब चेंज हो सकते हैं। और मोटर से जो स्टाल का वजह से मोटर ज़्यादा गर्मी हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अंडर वोल्टेज में बजे कभी भी 100% वोल्टेज में अगर मोटर फुल लोड करंट दे रहे हैं, अगर इसका वोल्टेज हमको अंडर वोल्टेज हुआ है, 80% भी वोल्टेज हुआ है, तो ये मोटर है टॉर्क
कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि लोड तो चेंज नहीं हुआ फ्रेंड्स, लेकिन वोल्टेज का वजह से जो मोटर का वोल्टेज कम होने का वजह से हमको करंट ऐसा बढ़ जाएगा टॉर्क को मेंटेन करने के लिए। सो मोटर्स में ओवर हीट हो जाते हैं। इसकी वजह से मोटर्स में भी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऐसा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो वोल्टेज डिप भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। इसकी वजह से जो मोटर्स में जो इसका ओवर करंट है, या स्टॉल भी हो सकते हैं मोटर ज़्यादा देर, मतलब मोटर को स्पीड अपोजिशन ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से मोटर्स में स्टॉल भी हो सकते हैं, और बहुत सारे मोटर्स स्टॉल प्रोटेक्शन में भी ट्रिप हो सकते हैं, या ओवरलोड प्रोटेक्शन में भी ट्रिप हो सकते हैं। अगर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका फॉल्ट क्लियर नहीं किया तो प्रोलॉन्ग्ड वोल्टेज डिप भी रहेगा। इसकी वजह से मोटर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें फॉल्ट में कुछ भी इसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो अफेक्ट हो रहा था। ऐसे ही अगर कोई भी इम्प्रॉपर ऑपरेशन का वजह से, मतलब इक्विपमेंट अनबैलेंस भी हो सकते हैं कंप्लीटली। अगर कोई एक ही फेज में एक ही फेज में फॉल्ट है फ्रेंड्स, सिंगल फेज फॉल्ट है, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमको एक फेज में अंडर वोल्टेज आ जाएगा, बाकी फेज हेल्दी है। उस अनबैलेंस का वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट में अनबैलेंस आ जाते हैं, और मोटर्स में तो ये अनबैलेंस करंट बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। अगर वोल्टेज का वजह से जो अनबैलेंस आते हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल हमारा मोटर का अनबैलेंस प्रोटेक्शन का वीडियो में हमने क्लियरली बताया फ्रेंड्स। अगर आप मिस हो गए तो उसको देख सकते हैं। तो हमारा प्रोटेक्शन टर्मिनोलॉजी में फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोटेक्शन टर्मिनोलॉजी में हमको डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो प्रोटेक्शन ऑपरेट करने के लिए हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में डिफरेंट चीज़ यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट एसेसरीज यूज़ करना है ज़रूरत है। उसमें फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इसका सीटी करंट ट्रांसफार्मर्स, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसका वोल्टेज है 33 kV एंड अबव में, सीवीटीज यूज़ करते हैं। या रिले हम लोग इसके साथ हम रिलेस यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो रिले का कमांड है जाता है सर्क्यूट ब्रेकर में यूज़ करते हैं, सर्क्यूट ब्रेकर है। और ये सारे ऑपरेट करने के लिए हमको डीसी का ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत पड़ते हैं। किसी किसी जगह वो ऑक्सिलरी सप्लाई हेल्दी है ही नहीं है, तो हम तो बैटरीज को यूज़ करते हैं। ऐसे ये सब हमको ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो अगर हम प्रोटेक्शन का टर्मिनोलॉजी हमारा ह्यूमन टर्मिनोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो फ्रेंड्स, जो हमको सबसे पहले हमको प्रोटेक्शन ऑपरेट करने के लिए हमको ये प्रोटेक्शन कैसे, मतलब करंट, ओवर करंट, या वोल्टेज रिलेटेड प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको सीटीज और पीटीज चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंख, नोज और हमारा टंग और ईयर्स जैसे फ्रेंड्स, जो हमारा सेंसिंग ऑर्गन्स है हमारा बॉडी में, जैसे ये सेंस कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सीटी पीटी से जो हमारा सिस्टम का जो बेसिक पैरामीटर्स क्या है फ्रेंड्स, करंट और वोल्टेज है, इसका कंटिन्यूसली सेंस करते रहते हैं। और इनके ये रिले फ्रेंड्स इस करंट को देख के, अगर इस रिले में सेटिंग होते हैं, अगर ये करंट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या फॉल्टेड करंट है, वो बेसिस में रिले हमारा ब्रेन जैसे फ्रेंड्स ये देखकर हमको ये डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करना चाहिए। हमारा सर्क्यूट ब्रेकर वो हमारा हैंड्स और लेग्स, हमारा बॉडी में जो फाइनल हमको कोई भी काम करना है तो हमको इसके थ्रू ही करना है, हैंड्स और लेग्स से। सो वो हैंड्स एंड लेग्स सिमिलर टू आवर सर्क्यूट ब्रेकर है फ्रेंड्स हमारा पावर सिस्टम में। तो हमारा जो जैसा हमारा बॉडी में होते हैं आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, वो हमारा जैसा कभी भी हमने एक हॉट सरफेस को टच किया था, हमारा स्किन टच किया था, स्किन को सेंस हुआ था फ्रेंड्स, ओवर टेम्परेचर है, वो हमारा ब्रेन सेंस किया था, और हाथ को तुरंत वहां से निकाल देगा। ऐसे ही ये हमारा पावर सिस्टम में सीटी पीटी से कंटिन्यूसली सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल सीटी कंटिन्यूसली हमारा सिस्टम का करंट मॉनिटर करते हैं। अगर कभी भी करंट वो, मतलब जो हमारा नॉर्मल करंट से ज़्यादा रहते हैं, ये रिले सेंस करते हैं फ्रेंड्स, और ये रिले तुरंत इसको सर्क्यूट ब्रेकर को कमांड देते हैं, और सर्क्यूट ब्रेकर ओपन हो जाता है और सिस्टम को सेफ गार्ड कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये सिमिलर टू हमारा एनालॉजी टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स, यही बताया फ्रेंड्स।
हमारा कभी भी फॉल्ट हुआ सिस्टम में सीटीपीटी सेंस करते हैं और वो ही रिले को देते हैं, और रिले जो इसका करंट नॉर्मल नहीं है तो ये रिले रिले क्या करते हैं फ्रेंड्स, सर्किट ब्रेकर को जो ट्रिप कमांड वो इनिशिएट करते हैं और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देते हैं और फॉल्ट को क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स। तो हम इन डिटेल बात करेंगे सीटी और पीटीज़ के बारे में। पहले सीटी और पीटी का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स? हमको बेसिकली हमको सीटी पीटी नहीं है फ्रेंड्स। जैसा हमारा पावर सिस्टम है उसमें हमारा करंट क्या है फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे रेंज का करंट है हमको। कभी किसी-किसी में जो नॉर्मल करंट हो सकते हैं 100 एम्पीयर हो सकते हैं, किसी-किसी एप्लीकेशन में 1000 एम्पीयर हो सकते हैं, किसी-किसी एप्लीकेशन में 10,000 एम्पीयर हो सकते हैं। तो इसकी हिसाब से हमको जो रिलेज़ को डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमको तो बहुत ही वैरायटी ऑफ रिलेज़ हो जाएगा, जो करंट और वोल्टेज भी डिफरेंट लेवल्स का वोल्टेज हमारा सिस्टम में, उसकी बेसिस में हमको अगर बिना कोई सेंसर है, जो सीटी-पीटी नहीं है, बिना हमको रिले को देना है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सारे वर्ज़न ऑफ रिलेज़ हो जाएगा और रिले का जो साइज़ है बहुत ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा वो पावर वोल्टेज और पावर करंट का जो मेन करंट के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए जो हमको ये दिया था जैसे सेंसर जैसे हैं वो सीटी-पीटी से सच दैट हमारा जो जो भी हमारा मेन सिस्टम है इसको जो रिले का जो कंपैटिबल करंट या वोल्टेज में लेकर आने के लिए सीटी और पीटीज़ दिया फ्रेंड्स। वो भी सीटी-पीटी है, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, हमारा स्टैंडर्ड में भी क्लियरली मेंशन किया था जो सीटी है 2 ही तरफ का हो सकते हैं। हमारा सेकेंडरी करंट है 1 एम्पीयर हो सकते हैं या 5 एम्पीयर हो सकते हैं और पीटी हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट ही हो सकते हैं। सो इसी वजह से हमारा रिलेस भी इतना प्रकार का ही होते हैं, या रिले हमारा 1 एम्पीयर का सीटी है या 5 एम्पीयर का सीटी हो सकते हैं, और जब पीटी दिया तो डेफिनेटली वो 110 वोल्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो सीटी-पीटी को फिक्स करके और इसका जो आउटपुट वोल्टेज पीटी का और सीटी का जो आउटपुट करंट फिक्स करने से हमको जो रिलेज़ को पिक करने का जो सुविधा है थोड़ा आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और सीटी-पीटी का जो काम है फ्रेंड्स, जो भी हमारा जैसा हमारा आँख देखते हैं फ्रेंड्स, जितना फ्लो कर रहा था हमारा ऐसे ही ये सीटी करंट को हमारा सर्किट में जो करंट को कंटिन्यूअसली देखते हैं और इसका प्रोपोर्शनल सेकेंडरी आउटपुट करंट देते हैं और इसका मैक्सिमम करंट 1 एम्पीयर या 5 एम्पीयर का नीचे होते हैं, ऐसे इसका डिज़ाइन होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 एम्पीयर पे 1 एम्पीयर का सीटी है फ्रेंड्स, अगर प्राइमरी में मतलब हमारा सर्किट में 1000 एम्पीयर है तो इसका सेकेंडरी में 1 एम्पीयर होगा। अगर प्राइमरी में 500 एम्पीयर है तो सेकेंडरी में 0.5 एम्पीयर होगा, ऐसा प्रोपोर्शनली होता है आइडियली। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पीटी का भी है, जो प्राइमरी वोल्टेज है अगर 11 केवी है तब हमारा 110 वोल्ट होता है, अगर प्राइमरी है इन केस 5.5 केवी है तो हमारा 5.5 मतलब 55 वोल्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। ऐसा प्रोपोर्शनली होता है आइडियली, और उसी को ही हमारा रिले को फीड करते हैं। उस बेसिस में हमारा रिले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा रिले जो सीटी और पीटी से जो भी आया क्वांटिटीज़ वो हमको हमारा जो सेट वैल्यू से मतलब जो हमारा नॉर्मल करंट कितना है उसकी बेसिस में हमने जो भी सेट किया था, ओवर करंट प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या ओवर या अंडर वोल्टेज का जो प्रोटेक्शन जो भी सेट किया था, अगर उसकी सेट वैल्यू से अगर इसका ऊपर या नीचे गया, मतलब जैसा अंडर वोल्टेज है तो इसका नीचे गया, अगर ओवर करंट है तो इसका ऊपर गया, तब इसको क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं रिले। रिले का पर्पस यही है, एक कमांड देना है सर्किट ब्रेकर को। हमारा जो सर्किट ब्रेकर है फ्रेंड्स और सीटी-पीटी है हमारा जो प्राइमरी सर्किट में रहते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पावर सर्किट में रहते हैं वो सीटी-पीटी और सर्किट ब्रेकर रहते हैं। रिले इज़ हमारा ऑक्सिलरी सर्किट फ्रेंड्स, मतलब आप अगर समझ लीजिए प्राइमरी का जो भी 220 केवी है, 440 केवी है, कोई भी है, हमारा सीटी-पीटी भी उतना ही का ही होगा और सर्किट ब्रेकर भी उतना ही होगा हमारा जो पावर सर्किट में कनेक्ट होते हैं। लेकिन रिले से फ्रेंड्स हमारा ऑक्सिलरी सर्किट में कनेक्ट होते हैं, इसका इनपुट से सीटी-पीटी से आते हैं और वो कमांड देते हैं सर्किट ब्रेकर को
और सर्किट ब्रेकर को जैसे ट्रिप कमांड जाते हैं, ये सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा पावर सर्किट को ओपन करके उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट या उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं। हमारा जो रिलेस है सबसे पावर सिस्टम में आपको बताया था, ये हमारा ब्रेन जो है हमारा रिले है, पूरा कंट्रोल मतलब पूरा कमांडिंग पूरा डिसीजन मेकिंग रिले का थ्रू ही है फ्रेंड्स। सिर्फ इसका इनपुट से सीटीपीटी से आ रहे हैं, और ये रिले जो कमांड देते हैं सर्किट ब्रेकर जैसे देते हैं वो सर्किट ब्रेकर ऐसे ऑपरेट होते हैं। तो इसमें जो मास्टर माइंड है, जो इसका डिसीजन टेकर है वो रिले है। तो हमारा सबसे रिले का ही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, जो रिले का डिज़ाइन क्राइटेरिया डिफरेंट इसलिए इसका सारे डिफरेंट पैरामीटर से रिले इसका, वो है हमारा रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पीड, सेलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक्स डिफरेंस। एक एक इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे बनते हैं फ्रेंड्स? रिलायबिलिटी मतलब अगर सच में हमारा उस नेटवर्क में फॉल्ट हुआ है तो ये रिले कितना परसेंट टाइम्स, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हमारा सर्किट में 100 टाइम्स फॉल्ट हुआ है, तो अगर रिले 100 टाइम्स भी ऑपरेट हुआ तब इसका रिले का रिलायबिलिटी है 100% है फ्रेंड्स। लेकिन रिले का रिलायबिलिटी है मतलब रिले हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं रिले का रिलायबिलिटी 100% है। इस रिलायबिलिटी को ही इम्प्रूव करने के लिए हमको रिले का मतलब बहुत सारे हम ये रिले का रिलायबिलिटी किसका किसका ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स? रिले का रिलायबिलिटी डिपेंड होता है खुद का रिले का ऊपर डिपेंड होता है, रिले अवेलेबल होना चाहिए या, और इसका सीटी पीटी जो इसका मेजरिंग इसका जो सेंसिंग इनपुट्स जो आ रहे हैं, ये सीटी और पीटी का ऊपर भी डिपेंड होते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो तभी रिले अवेलेबल होगा। और दूसरा है जिस रिले का ऑक्सिलरी सर्किट कोई है, ये हमारा बैटरी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज कुछ है, उसका अवेलेबिलिटी का ऊपर भी ये डिपेंड होते हैं। और दूसरा हमारा सिस्टम का पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी होते हैं, हमारा जो सर्किट ब्रेकर का अवेलेबिलिटी में भी होते हैं, और सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कॉइल है उसका ऊपर भी डिपेंड होते हैं। इसीलिए सर्किट ये सबको मॉनिटर कंटिन्यूसली करना है, सो दैट हमारा पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमेशा ये सारे की सारे पैरामीटर्स हमेशा हमको मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स। हमेशा अगर इसमें कोई भी डिविएट होता है, जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप सर्किट है वो हमेशा सुपरविजन होते हैं। और अगर रिले है, अगर न्यूमेरिकल रिले है तो ये रिले का सुपरविजन सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं। अगर रिले में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक वॉचडॉग कांटेक्ट दे देते हैं, फिर हमको पता चलेगा रिले में प्रॉब्लम है, इसमें काम अटेंड करना है। ऐसा सीटी पीटीस का भी, इसका सीटी का भी सुपरविजन होता है सीटी का, और पीटी का भी अपना सुपरविजन होते हैं। और पीटी का जो इनकमिंग में जो फ्यूज है, इसका फ्यूज का भी सुपरविजन होता है। ये सब करते हैं हम लोग क्योंकि हमारा जो उस प्रोटेक्शन का जो हमने जिसके लिए ये इंटेंट करे, जिसके लिए जिस इंटेंशन के लिए इसको बनाया था हमको, उसका काम करने के लिए हम इसको सारे सारे की सारे उस नेटवर्क में जो भी है उसको मॉनिटर करते हैं, इसका हेल्दीनेस मॉनिटर करते हैं, सो दैट इसका रिलायबिलिटी अचीव करने के लिए। तो ये हमारा रिलायबिलिटी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी है फ्रेंड्स। सेलेक्टिविटी मतलब जो ये लाइक कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। कोऑर्डिनेशन में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था सेलेक्टिविटी क्या होते हैं। सेलेक्टिविटी मतलब फ्रेंड्स जिस फॉल्ट में मतलब जो जो रिले ऑपरेट करना चाहिए उसी रिले को ही ऑपरेट करना है, सो दैट जो पर्टिकुलर फॉल्ट है जिस जोन में फॉल्ट है उसी जोन को ही आइसोलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी में भी सर्किट में फॉल्ट है, अगर हमारा जनरेशन को ट्रिप कर दिया तो फॉल्ट तो आइसोलेट हो ही जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं है फॉल्ट क्लियर करना है। हमारा पावर सिस्टम मतलब का और हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का इसका मेन टारगेट है जो कम से कम इक्विपमेंट को आइसोलेट करने हैं और आउट करने हैं फॉल्ट को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमको हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क में बहुत ही सारे स्विच गियर्स हैं, इसमें कौन सी स्विच गियर ऑपरेट करना चाहिए उस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स सेलेक्टिविटी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्पीड। इसके बारे में मैं पहले बहुत बार बताया था। जो हमारा पावर सिस्टम में जो फॉल्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करंट होते हैं, सो हमारा जिस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को जिस पर्टिकुलर स्विच गियर को ऑपरेट करना चाहिए वो सबसे सब
मतलब कम से कम टाइम में ऑपरेट करना चाहिए, सो दैट हमारा जो इफ़ेक्ट है और इसका डैमेज है कम हो जाएगा फ्रेंड्स। सो स्पीड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रिले का। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कितना मिनिमम कंडीशन को ये ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी मतलब कितना मिनिमम सेटिंग देना चाहिए फ्रेंड्स, इसका ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कोई मोटर प्रोटेक्शन दिया है फ्रेंड्स, मोटर में दिया था, उसमें क्या है नॉर्मल कंडीशन में भी मोटर जो स्टार्ट होते हैं उसमें 5 टू 10 टाइम्स का करंट ले लेते हैं, वो नॉर्मल करंट है। लेकिन उस कंडीशन में हमको प्रोटेक्शन को ऑपरेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल है मोटर को, हर मोटर में स्टार्टिंग में ये करंट जाता ही है। इसीलिए हम उतना सेंसिटिव सेटिंग हम नहीं रख सकते, सेंसिटिव मतलब मिनिमम सेटिंग हम नहीं रख सकते। ऐसे ही ये ट्रांसफार्मर में जो इनरेस करंट है, ऐसे ये सब कुछ इसका कंस्ट्रेंट्स है, हमको कितना मिनिमम सेटिंग करना चाहिए। लेकिन हमारा रिले हमेशा होना चाहिए मिनिमम ऑपरेटिंग करंट, मिनिमम से मिनिमम इसको दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए हमारा रिले। इसीलिए सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स। अगर हमारा उस जोन का उस ज़ोन में फ़ॉल्ट नहीं है, तब अगर ये मतलब थ्रो फ़ॉल्ट करंट्स को कैरी कर रहे हैं, उस कंडीशन में इस रिले को ऑपरेट करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। लाइक इसको ये इनडायरेक्टली ये रिलायबिलिटी का ऑपोजिट है फ्रेंड्स। मीन्स स्टेबिलिटी ऐसे है, जिस अगर फ़ॉल्ट उस ज़ोन का नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 फ़ॉल्ट्स हैं, 100 फ़ॉल्ट्स हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम में हो रहे हैं, उसमें उसका कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, उसमें फिर वो 100 फॉल्ट्स में किसी भी फॉल्ट में वो ऑपरेट नहीं हुआ, फिर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स, 100% इसका स्टेबिलिटी है। अगर वो 100 फॉल्ट्स में अगर 50 फॉल्ट्स में वो ऑपरेट करना नहीं चाहिए, फिर भी ऑपरेट हो गया है, तब इसका स्टेबिलिटी 50% है फ्रेंड्स। तो स्टेबिलिटी इज़ लाइक वो जिसमें ये ऑपरेट करना नहीं चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, उसको स्टेबिलिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स ये जिस रिले में मैक्सिमम सारे प्रोटेक्शंस दे देना चाहिए और सबसे कम कॉस्ट में वो सारे की सारे प्रोटेक्शन दे देना चाहिए। ये हमारा जो डिज़ाइन क्राइटेरिया फ्रेंड्स रिलेज का। नेक्स्ट हमारा रिलेस डिफरेंट क्या-क्या हमारा एक्चुअली विथ एवोल्यूशन है फ्रेंड्स, जो विथ टाइम है रिलेस हमारा मतलब इसका जनरेशन चेंज हो गया है फ्रेंड्स। सबसे पहले पहले देखता था हमने ओनली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से वो सिंपल मतलब इसमें मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से ये रिले ऑपरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा टाइम आने के बाद इसका बाद आया हमारा स्टैटिक रिलेस फ्रेंड्स। इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट का कंपोनेंट्स नहीं है, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं है। और स्टैटिक रिलेस जब आया था, वो सबसे पहले आया फ्रेंड्स हमारा एनालॉग रिलेस आया फ्रेंड्स। उसमें क्या करते हैं हमने हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट से वो लाइक हमारा कंपैरेटर्स वो सब यूज़ करते हैं हम लोग, और उससे हमको कमांड देते हैं। इसका बाद आया था हमारा डिजिटल रिलेस आया फ्रेंड्स। डिजिटल रिलेस आया था हमारा इसके बाद। वो डिजिटल रिलेस है फ्रेंड्स, वो डिजिटल रिलेस में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद आया था हमारा न्यूमेरिकल रिलेस है फ्रेंड्स। इसमें डीएसपी प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है फ्रेंड्स। वो माइक्रो प्रोसेसर से भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर और डीएसपी प्रोसेसर के बीच में यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हर सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस में ऐसे ही सारे स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है जो रिपीट स्टेप्स को उसको मतलब अवॉइड करके टाइम कम कर देते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए डीएसपी प्रोसेसर जिसमें यूज़ करते हैं जो न्यूमेरिकल रिलेस है, वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एडवांस्ड रिलेस है। हम इन डिटेल इसका डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस कैसे ऑपरेट होता है फ्रेंड्स? बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस हैं, ये वोल्टेज का बेसिस में या करंट का बेसिस में ऑपरेट होते हैं। हम आपको पता है सर फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट का वजह से जो डिफरेंट इफेक्ट्स है, मतलब बहुत ही सारे इफेक्ट्स है फ्रेंड्स। आप अभी हम कोई टाइम मिलेगा तो हम वीडियो बना देंगे, जो इलेक्ट्रिकल करंट का वजह से हमको हमारा पावर सिस्टम में मोर देन 50 इफेक्ट्स है फ्रेंड्स। लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट है,
लाइक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, ऐसा बहुत ही सारे इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से, बहुत सारे इफेक्ट है उसमें। एक यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे इंडक्शन इफेक्ट है, उसमें एक इफेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट है। वो है हमारा कभी भी इलेक्ट्रिकल करंट जाते हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, उसकी वजह से जो भी फोर्स बनते हैं, जो मैग्नेट बन जाते हैं, अगर करंट जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं, मतलब ये मैग्नेट बन जाते हैं, उस मैग्नेट की वजह से जो वो कोई भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, उस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। वो एक सिंपल एग्जांपल हम देख लेंगे। ये हमारा हमारा एक सिस्टम है, इसमें हमने करंट हमारा जो सिस्टम का, हमारा जो पावर सिस्टम का जो सीटी या पीटी, सीटी से आया था, उस करंट को दे देंगे। अगर अगर छोटी सिस्टम है तो बिना सीटी वाला सिस्टम है तो उसको सीरीज में दे देंगे इसको। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा स्प्रिंग का जो फोर्स को ये कब ओवरकम कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसकी एनर्जी है, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एनर्जी है स्प्रिंग का एनर्जी से भी ज़्यादा है, तब ये क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इसको पकड़ के रखा था। ये तभी खींच सकते हैं, इसका एनर्जी स्प्रिंग का एनर्जी से ज़्यादा है। इसके एनर्जी कैसे हम डेरिव करेंगे फ्रेंड्स, इट इज़ लाइक इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टेंस कॉइल में इसका एनर्जी का इक्वेशन है फ्रेंड ऑफ एल आई स्क्वेयर। तो इसका एनर्जी डिपेंड्स ऑन करंट है, करंट कितना ज़्यादा है तो उतना एनर्जी ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो इस रिले को ऐसा डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स, अंडर नॉर्मल करंट है ऑफ एल आई स्क्वेयर में, आई नॉर्मल लोड करंट में भी ये इसका जो एनर्जी की वजह से इसका एनर्जी से ज़्यादा है, हमको स्प्रिंग का एनर्जी रखना है फ्रेंड्स। तो अगर ये नॉर्मल करंट में भी जाते हैं, फिर स्प्रिंग का ये एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ये इसको खींच नहीं पाएगा। लाइक बैलेंस जैसे ये ज़्यादा है इसीलिए ये खींच नहीं पाएगा। जैसा इसका जो सेटिंग है नॉर्मल करंट से ज़्यादा है, लाइक ओवरलोड है, तब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगा, स्प्रिंग की एनर्जी से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने की वजह से जो कॉन्टैक्ट है ये बन जाते हैं। अभी आपको दिखाया था, ये कॉन्टैक्ट बनने से हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क को ये कमांड दे देते हैं हमारा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स, और ऐसा आइसोलेट करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में। ये सिंपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है फ्रेंड्स। ऐसा हमको इंडक्शन रिलेस भी है, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से हमारा ऐसे बहुत सारे है फ्रेंड्स। मतलब एक एग्जांपल दिया था मैं आपको, ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस की वजह से फ्रेंड्स हमको एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स, ये टाइम टेस्टेड है फ्रेंड्स। इसमें जो टाइम है हम सेट कर सकते हैं कितना करंट पे कितना होना चाहिए। अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, वो जल्दी खींच लेगा। सो ऐसा डिसाइडेड है टाइम। और इसका कॉस्ट है बहुत ही कम है फ्रेंड्स, स्टैटिक और न्यूमेरिकल रिलेस से बहुत ही कम है, बहुत ही चीप रिलेस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस है। और इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसका लाइफ है बहुत ज़्यादा है। इसको सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और टाइम के हिसाब से इसको क्लीनिंग करना है, सीआरसी मारना है, और इसको टाइम टेस्ट करना है, मतलब टेस्ट करना है। इसको लाइफ है बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, मतलब आप इसको आप 30, मैं अभी भी देखा था फ्रेंड्स, 30 साल का, 30-35 साल का पुराना इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस भी अभी ऑपरेशनल में मैं देखा फ्रेंड्स। लेकिन स्टैटिक या न्यूमेरिकल रिलेस का ऑपरेशन इतना हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका ओईएम मैक्सिमम 10 साल उस प्रोडक्ट को देता है, इसके बाद उसका स्पेस का, उसका सारे सपोर्ट वो विथड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि वो आउटडेट कर देते हैं इसको। तो इसका लाइफ भी 10 साल के ऊपर मोस्टली रहता नहीं है स्टैटिक रिले या न्यूमेरिकल रिलेस में। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से वो सिंपल मैकेनिकल कंपोनेंट से इसका लाइफ है बहुत ही ज़्यादा है, कुछ भी रिपेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन डिसएडवांटेज है ही फ्रेंड्स, इसका पीरियोडिक कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है इसका रिलायबिलिटी के लिए। मतलब हर 6 मंथ्स में इस रिलेस को, नहीं है तो 1 ईयर में, डिपेंड्स ऑन रिले फ्रेंड, इसको कैलिब्रेशन करना चाहिए। कैलिब्रेशन मतलब कितना करंट पे कितना टाइम ले रहा है ट्रिपिंग करने के लिए, और इसको क्लीनिंग, सीआरसी मारना, और इसका थोड़ा ग्रीजिंग मैकेनिकल पार्ट्स को वो सब करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। और नेक्स्ट है, इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है और इसमें
सिर्फ़ हम एक फ्लैग देते हैं फ्रेंड्स, वो फ्लैग क्या है, नीचे गिर जाते हैं, वही हमारा इंडिकेशन है ये रिले ऑपरेट हो गया था। अगर उस फ्लैग को कोई भी रीसेट कर दिया, हमको पता ही नहीं चलते हैं किस फ़ॉल्ट में ट्रिप हुआ था, उस फ़ॉल्ट का कंडीशन पे कितना करंट है, कितना हमारा सिस्टम वोल्टेज है, वो सब कुछ भी पता नहीं चलता है फ्रेंड्स, कितना हमारा फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी हमको पता नहीं चलते हैं इस रिलेज़ में। और नेक्स्ट है, इस रिलेस में एक और डिसएडवांटेज है फ्रेंड, इसमें हर रिले सिंगल रिले ही होगा फ्रेंड। लाइक हमको आर फेज का ओवर करंट है तो आर फेज के लिए एक रिले चाहिए, वाई फेज का ओवर करंट के लिए वाई फेज में एक और चाहिए, बी फेज का ओवर करंट के लिए बी फेज में अलग चाहिए। अगर हमको एर्थ फॉल्ट चाहिए तो एर्थ फॉल्ट का रिले अलग चाहिए, अगर हमको अंडर वोल्टेज का चाहिए तो अंडर वोल्टेज का अलग चाहिए, और अगर हमको ओवर करंट का इंस्टैन्टेनियस चाहिए तो अलग चाहिए, डेफ़िनिट टाइम चाहिए तो अलग चाहिए, अगर आईडीएमटी चाहिए तो अलग चाहिए, ऐसे अलग-अलग है, सारे के सारे अलग-अलग रिलेज़ चाहिए हमको। और इसका एक्यूरेसी भी कंपेयर टू स्टैटिक और न्यूमेरिकल रिलेज़ से कंपेयर करेगा तो इसका एक्यूरेसी कम है फ्रेंड्स। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सीटी और पीटी में जो लोडिंग भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सीटी पीटी से ही ये ड्राइव होते हैं, और सीटी पीटी मतलब इसका जो भी है मैकेनिकल मूवमेंट है वो हो रहे हैं, इसका एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सीटी-पीटी से आ रहे हैं। इसी वजह से सीटी-पीटी का ऊपर लोडिंग भी बहुत ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज़ में। आपको पता ही है फ्रेंड्स, सीटी-पीटी में अगर लोडिंग ज़्यादा रहता है तो इसका एरर बढ़ जाते हैं। वो हम इन डिटेल हमारा सीटी-पीटी का, सीटी करंट ट्रांसफार्मर का और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अलग-अलग वीडियोज़ बनाया है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्टैटिक रिलेस है, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, हमारा जो ऑप एम्प्स हैं, वो कंपैरेटर सर्किट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ऑप एम्प्स, थायरिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इसको मिला के हमको एक लॉजिक इक्वेशन जैसे मिला के हमको ये लॉजिक सारे स्टैटिक रिलेस का थ्रू बिल्ड करते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल से फ्रेंड्स सीटीएमएम है, सी2यूएम रिलेस है, ये सब स्टैटिक रिलेस है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैग है फ्रेंड्स, वीएजी रिले, वो सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस हैं। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, पावर सप्लाई के लिए अलग सेपरेट सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है स्टैटिक रिलेस में। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में क्या है फ्रेंड्स, कोई ऑक्सिलरी सप्लाई, रिले के लिए अलग से कोई सप्लाई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा सीटी और पीटी से यही इनपुट है वो लेते हैं और उसी से ही ये चल जाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अब पहले देखा था हमारा जो करंट का बेसिस में जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसकी बेसिस में ऑपरेट हुआ था, कोई एडिशनल ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं चाहिए, लेकिन इस रिलेस में हमको ऑक्सिलरी सप्लाई का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। अगर एडवांटेजेस देखेगा तो इसमें फ्रेंड्स जो एक्यूरेसी है बेटर देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, इसका इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें जो लोड है बहुत कम है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से वो बहुत ही कम करंट लेते हैं, कोई मैकेनिकल सर्किट, मैकेनिकल मूवमेंट भी नहीं है, मैकेनिकल कोई कंपोनेंट्स भी नहीं है, इसीलिए हमारा सीटी और पीटी का ऊपर बर्डन बहुत ही कम रहते हैं। और मोस्टली हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई पे मोस्टली लोड रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लोड आते हैं, सीटी और पीटी सिर्फ सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें बिल्कुल लोड कम हो जाते हैं, तो इसका सीटी पीटी के एक्यूरेसी बहुत बढ़ते हैं, इसकी वजह से भी रिले के एक्यूरेसी बढ़ते हैं। और ये रिले से, एक ही रिले से सारे मल्टीपल फंक्शन कर सकते हैं, मतलब सारे तीनों फेज का ओवर करंट और एर्थ फॉल्ट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ऐसे एक ही रिले बना सकते हैं सारे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे डेफिनेट टाइम इंस्टैन्टेनियस ओवर करंट, डेफिनेट टाइम एर्थ फॉल्ट, आईडीएमटी का जो ओवर करंट है वो तीनों एक ही ओवर करंट रिले में बना सकते हैं, और इसके साथ वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, एक ही रिले में जितना भी चाहिए तो हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो स्टैटिक रिले में जो सबसे डिसएडवांटेज, स्टैटिक रिले में जो आप देखेगा तो सबसे डिसएडवांटेज है, इसमें एक बार इसका कोई भी प्रोटेक्शन बना दिया था, उसको कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर ओवर करंट रिले बना दिया था इसमें, अगर हमको ओवर करंट का जगह हमको मतलब इंस्टैन्टेनियस ओवर करंट बनाया, इसको अगर आईडीएमटी कर्व बनाना है, आप बना नहीं सकते। एक बार रिले बन गया तो उतना ही फंक्शन है, उतना ही फीचर्स है फ्रेंड्स। लेकिन हमारा नेक्स्ट रिले से आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ डिस्कस नहीं किया है, डिजिटल रिले से वो बताया तो आपको, इसका एग्जाम्पल है डीएमपीआर, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स रहते हैं, वो उसमें क्या है फ्रेंड्स, लॉजिक बनाते हैं हम लोग, कोई भी करंट का एनटीआर और ब्लॉक्स, जो हमारा ब्लॉक्स है
एंड आर कंपैरेटर ब्लॉक्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, ये सब डिजिटल लॉजिक बना के हम लोग को इनिशिएशन कमांड देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन न्यूमेरिकल रिलेस में फ्रेंड्स डीएसपी प्रोसेसर यूज़ करते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल रिले सबसे एडवांस्ड रिले है और बहुत ही फास्ट रिले है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, सारे सैंपल से इनपुट करंट और वोल्टेज का वो हमारा ए बाई डी कन्वर्टर का थ्रू ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनका इनपुट का सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का थ्रू सैंपल करते हैं, वो हर वैल्यू लेते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल से फ्रेंड्स माइकॉम P127 रिले हैं जो हमारा फीडर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो 521 है हमारा केबल डिफरेंशियल के लिए, और RET 541 हमारा ABB का है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा LNT का है, PNB रिलेस है। ये सब इसका न्यूमेरिकल रिलेस का एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स। ये न्यूमेरिकल रिलेस में एडवांटेजेस यही है फ्रेंड्स, ये रिले सिंगल रिले मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सारे की सारे करंट, सारे वोल्टेज, सारे फ्रीक्वेंसी का सारे प्रोटेक्शन एक ही रिले में मिल जाएगा आपको। और ये एक ही रिले में आपको कोई भी कर्व चाहिए तो ले सकते हैं आप, नॉर्मल इनवर्स ले सकते हैं, आईडीएमटी ले सकते हैं, नॉर्मल इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स, लॉन्ग टर्म इनवर्स, आप वेरी इनवर्स कुछ भी ले सकते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आईईसी, IEEE, जो स्टैंडर्ड का कर्व चाहिए वो स्टैंडर्ड का कर्व ले सकते हैं। और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें मेमोरी रहते हैं, उसकी वजह से कोई भी फॉल्ट हुआ, उस फॉल्ट का सारे इवेंट लॉग आ जाते हैं हमको, फॉल्ट का पहले क्या क्या इवेंट्स आया था, और फॉल्ट का कंडीशन में और फॉल्ट का जस्ट पहले कंडीशन में हमको इसका करंट वेवफॉर्म कैसे है, वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे है, फ्रीक्वेंसी कैसे है, ऐसे सारे डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर हम लोग डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस रिले का सेल्फ सुपरविजन होता है फ्रेंड्स, ये रिले हेल्दी है नहीं है, अपने आप हर घंटे में या हर आधा घंटे में बेस्ड ऑन इसका फर्मवेयर है, वो अपने आप सारे फीचर्स चेक करते हैं, इसका सेंसिंग ओके, इसका ऑक्सिलरी सप्लाई ओके, इसका प्रोसेस ओके, ऐसे सारे चेक करते हैं। अगर वो इसमें कोई भी गड़बड़ मिलते हैं तो वो वॉचडॉग कॉन्टैक्ट वॉचडॉग का अलार्म दे देते हैं, वो रिले अपना आप बता देते हैं, मतलब आई एम नॉट हेल्दी, मतलब मेरे को कुछ चाहिए, लाइक हमारा मेडिकल रिपोर्ट जैसे फ्रेंड्स, ये अपने आप चेक करते हैं, सारे टेस्ट अंदर चेक करते हैं कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद, और बता देते हैं मेरा इस रिले में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम से आप अटेंड कर दो बोलकर अलार्म दे देते हैं फ्रेंड्स। और इस रिले में क्या है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल रिले से अगर हर जगह न्यूमेरिकल रिले यूज़ किया तो फ्रेंड्स दोनों डिजिटल रिले से ये दोनों अपने आप बात कर सकते हैं। हम लोग मतलब एक SCADA सिस्टम आसान से बना सकते हैं, क्योंकि रिले टू रिले कम्युनिकेशन बहुत आसान है। सो कोई भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिले आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके इसका कोऑर्डिनेशन भी ईज़ी हो जाएगा। हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्रेंड्स ज़ोन इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन है। अगर सारे के सारे हमारे सिस्टम में न्यूमेरिकल रिलेस है तो ये अपस्ट्रीम रिले को पहले ही बता देगा मैंने करंट सेंस किया था, आप थोड़ी देर रुको। मतलब ऐसा, मतलब आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक तरफ का प्लेटफ़ॉर्म का रिलेस है, डिजिटल रिलेस है। तो ऐसा वो इंटरलॉक कर सकते हैं अपस्ट्रीम रिलेस को, तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। ऐसा सारे फीचर्स कर सकते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल रिलेस का डाटा भी कंप्यूटर्स में ले सकते हैं हम। कोई एक कंप्यूटर का स्क्रीन लगा के उसमें सारा इसका डाटा निकाल सकते हैं, और सारे डिस्प्ले कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और इस सीटीज़ में, इस रिले में सीटी का बर्डन बहुत ही कम है, सबसे कम बर्डन न्यूमेरिकल रिलेस में रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सीटी पीटी जस्ट फॉर सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ पर्पस नहीं है सीटी पीटीज़ का। ये हमारा वेरियस प्रोटेक्शंस है फ्रेंड्स हमारा पावर सिस्टम में, वो है हमारा करंट ऑपरेटेड प्रोटेक्शंस, मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। करंट में ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ये डायरेक्शनल प्रोटेक्शन भी हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल प्रोटेक्शन भी हो सकते हैं, और इसको फीडर्स में यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। और एर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा सारे इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये हमको ओवर करंट और एर्थ फॉल्ट दोनों सेंस कर सकते हैं। वो डिफरेंशियल है, बहुत सेंसिटिव जो यूनिट प्रोटेक्शंस में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा वोल्टेज ऑपरेटेड प्रोटेक्शंस है, अंडर वोल्टेज है, या ओवर वोल्टेज है, या ओवर फ्लक्स है, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में और डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पावर ऑपरेटेड प्रोटेक्शंस है, रिवर्स पावर या लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ये सब हम जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज है, इसको लोड सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जनरेटर्स में भी यूज़ करते हैं। और ओवर फ्लक्स है, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये सारे प्रोटेक्शंस हम अगले वीडियोस में फ्रेंड्स इन डिटेल हम डिस्कस कर देंगे, मोटर का एक-एक इक्विपमेंट के बारे में। जो
चलो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो है, हमारा साथ बनते रहिए। थैंक